Hello, class 12 students. I hope चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 का आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। एज यू ऑल नो, अपनी बहुत एक स्पीड में और एक बहुत एक्यूरेसी के साथ क्लास 12 का एक रिवीजन क्रैश बैच हमने स्टार्ट किया है, राइट। प्लस आप लोग बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा अब डे बाय डे जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही होगी, टेंशन बढ़ता जा रहा होगा, राइट। बट यहाँ पे हम लोग आपके लिए बहुत इजी और बहुत क्विक एंड बी फास्ट एज सुन एज पॉसिबल हम जैसा ट्राई कर रहे हैं कि फटाफट आपका कुछ कम दिनों में फटाफट आपका पूरा क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज के सिलेबस का रिवीजन हम करवा सके, राइट। जैसे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड एंड चैप्टर नंबर थर्ड का रिवीजन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर की अब बारी है, जो चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत अच्छे वेटेज के साथ आएगा, और जिस चैप्टर का नाम ही ऑलरेडी प्लानिंग है कि जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे, राइट, और प्लानिंग के साथ में अपना बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं, राइट, अकाउंट्स, इको, बीएस, इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो ये चैप्टर भी आपको वही दिया हुआ है कि आपको प्लानिंग करनी है कि फ्यूचर में आपको क्लास 12 के बाद अपने लिए कैसे आप लोगों को अपने बेस्ट स्कोर आपको लेकर के आने हैं, जिससे कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस एंड अच्छे जगह पे आपको एडमिशंस मिले। तो उसके लिए आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है, अगेन वो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग एज सच। वैसे कि आप इस चैप्टर का और मैनेजमेंट के इस फंक्शन का इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में इसका एक आप लोगों को समरी दिया हुआ है कि जनरली मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, और मैनेजमेंट जो होता है हर कंपनी का, वो बहुत एक्यूरेसी से काम करता है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाता है, राइट। जिसमें कि सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, सेकंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन होता है स्टाफिंग, फोर्थ होता है आपका डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ होता है कंट्रोलिंग, राइट। बट चैप्टर नंबर फर्स्ट में इन पांचों फंक्शंस के अलावा आपको एक फंक्शन और दिया हुआ है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। बेटा उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में से भी बहुत सारे एमसीक्यूज एंड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि उसको हम एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन आपको चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, और वो भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन माना जाता है जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से ये सारे पांचों फंक्शन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक, इन सारे फंक्शंस को सिंक्रोनाइज और कोऑर्डिनेट और मर्ज करने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन, राइट। तो बेटा कोऑर्डिनेशन टॉपिक आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। पहले उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, कोऑर्डिनेशन को, और कोऑर्डिनेशन के आसपास आपको ये पांचों फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं इनका आप लोगों को कहीं ना कहीं उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का, ठीक है। तो ये 5 फंक्शंस हैं जो मेजर फंक्शंस सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल 5 दीज फंक्शंस एक और फंक्शन होता है, उसको कभी मत भूलना, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हमारा मैनेजमेंट का एसेंस माना जाता है। कीवर्ड याद रखना, बिकॉज हम यहाँ पे बीएस का रिवीजन कर रहे हैं, और बीएस में सबसे ज्यादा आप लोगों को अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को, मैं हर लेक्चर में बता रहा हूं, आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगी, राइट। प्लस आप लोगों को कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा। सेंटेंसेस आप अपने बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आप आंसर्स फॉर्म आप अपनी ओन लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट आंसर्स में आपके कीवर्ड्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन के ऊपर, तो आपको ये लिख करके आना है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम ऑल द 5 functions of management, there is one more function of the management which has to be performed by every level of manager, that is coordination, राइट। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट के जो पांचों फंक्शन है, प्लानिंग से लेकर के डायरेक्टिंग तक के, इनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन और कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको इन मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन में सिंक्रोनाइजेशन करना है, तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए आप लोगों को कोऑर्डिनेशन जो मैनेजमेंट का एसेंस है उसको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेबल करना पड़ेगा, राइट बेटा। तो प्लीज सबसे ज्यादा फोकस करना इन मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन पे, क्योंकि इन पांचों फंक्शन में से भी आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज आता है, राइट। प्लस इनमें आपको पांचों फंक्शंस में प्रोसेस भी पढ़ने को मिलेगी,
प्रोसेस के साथ में आप लोगों को इस चैप्टर में तो वैसे टाइप्स ऑफ प्लान्स दिए हुए, बाकी ऑर्गेनाइजिंग और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बताता रहूंगा, राइट। प्लानिंग में जैसे आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्लान्स दिया हुआ है, प्लानिंग की प्रोसेस दी है और प्लानिंग के फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। बट अगर इन टॉपिक्स में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अगर आपको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज बनाना है तो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन दिया है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट के मैनेजमेंट के सारे फीचर्स अच्छे से पढ़े हैं, बहुत ध्यान लगा करके पढ़े हैं, जैसे कि आपने पढ़े होंगे कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, राइट, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम परवेसिव बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैनेजमेंट के बहुत अच्छे से रीड आउट करना पड़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे। अगर आपने वो पढ़ लिए तो आपको ये जितने भी पांचों फंक्शंस हैं ये बहुत इजी लगेंगे। प्लस इन पांचों फंक्शन में आप लोगों को जितने भी फीचर्स दिए वो सारे फीचर्स आपको बहुत इजी लगेंगे, राइट। तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को भी मैंने एग्जांपल दिया कि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट, राइट, कौन सा टॉपिक, किसका कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक में से क्या आएगा, कैसे आएगा, किस पैटर्न पे आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एमसीक्यूज कितने आएंगे, एमसीक्यूज के क्या पैटर्न्स होंगे। तो ये सब चीजों की अभी आप लोग बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। वैसे तो बहुत सारे बच्चे प्लानिंग कर चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन स्टार्ट कर चुके होंगे। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर के पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनकी भी प्लानिंग चल रही होगी कि बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करना है, बोर्ड एग्जाम की क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे आंसर्स लिखना है, किस पैटर्न पे आंसर्स लिखना है, राइट, कीवर्ड्स पे कैसे काम करना है। तो वो लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग का सिंपल लैंग्वेज मतलब यही होता है कि थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन, राइट। कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है कि हम प्लानिंग करते हैं एडवांस में, ऑब्जेक्ट कैसे अचीव होगा, ऑब्जेक्ट कौन अचीव करेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगा, कब काम करेगा और कौन सा काम किसके थ्रू कंप्लीट होना चाहिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी भी प्लानिंग करती है, हर कंपनी अपने लिए ऑब्जेक्ट सेट करती है, कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्टिव से काम करती है, हर कंपनी अपने किसी गोल के लिए काम करती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी गोल, किसी प्रोस्पेक्टिव, किसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। बट उस ऑब्जेक्ट को सेट करने के बाद मैनेजमेंट उसके लिए क्या बनाता है, प्लानिंग बनाता है। और प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस, पहले ही सोच करके रखते हैं, एक राइटिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक ड्राफ्ट बना करके रखते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, प्लानिंग, राइट। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लानिंग मीन्स इन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, कि फ्यूचर में कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। इन दिस सेंस प्लानिंग का मतलब होता है एक बेसिक एक्टिविटी प्लस ऑलमोस्ट एवरीवन इन्वॉल्व इन प्लानिंग सम टू एक्सटेंड, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को हम प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हैं कि कैसे काम करना है, कौन काम करेगा। इवन हम लोग सजेशंस भी लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आप एक टॉपिक पढ़ के आए होंगे, एक प्रिंसिपल पढ़ के आए होंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि हमको प्लानिंग करते टाइम अपने एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके फीडबैक लेना चाहिए, उनके आइडियाज लेना चाहिए, प्लस उनके सजेशंस लेना चाहिए, जिस बेसिस पे अपन लोग क्या बनाएंगे, फ्यूचर की प्लानिंग, राइट। और इसमें एग्जांपल भी वही लिखा हुआ है कि स्टूडेंट हैज प्लान फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज जैसे कॉलेज में अथॉरिटीज प्लान करती है अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स अपने इलेक्शंस के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लस गवर्नमेंट अपने जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी फंड्स हैं, उन सारे रिसोर्सेस को यूज कैसे करना है उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं। तो हर पर्सन यहाँ पे अपने फ्यूचर ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा प्लानिंग बनाता है, राइट। जैसे अपकमिंग इलेक्शंस आने वाले हैं, 2028 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी से प्लानिंग कर रही है कि हमको इलेक्शन कैसे जीतना है, हम कैसे इलेक्शन में अपना प्रमोशन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्लस लोगों को कैसे इनिशिएट करेंगे, कितने ज्यादा लोग अब वोट देने आएंगे, लास्ट ईयर कितने वोट देने वाले लोग थे। तो हर चीज की प्लानिंग करी जा रही है, राइट। और जैसे बहुत सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉलेज अथॉरिटीज जो होती है वो अब जैसे अब आप लोगों को कॉलेज 12 के बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आप लोग भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लस जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कब लेगी, किस डेट पे लेगी,
इस साल क्या फीस होगी, क्या सब्जेक्ट्स नए एडलेस करेंगे वो लोग, कैसे एग्जाम होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे, कैसे एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा, इंटरव्यू लेने कौन जाएगा, कॉलेज में एडमिशन के प्रोसीजर्स क्या होंगे, कॉलेज की फीस क्या होगी, बिकॉज जीएसटी आगे पीछे हो गया है, कम ज्यादा हो गया है, टैक्स के प्रोसीजर्स चेंज हो रहे हैं। तो इन सब चीजों की क्या होती है, प्लानिंग। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी अपने लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है। तो इसलिए हम प्लानिंग को यही बोलते हैं कि थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन। तो ये हम चार इसके कीवर्ड्स याद रखेंगे कि प्लानिंग में कौन करेगा, कैसे होगा, किसके थ्रू होगा और किसको करना चाहिए, राइट। तो ये हमको कुछ सिंपल लैंग्वेज में प्लानिंग का मीनिंग याद है। बट प्लानिंग के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है कि हमको सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना है, प्लस उसके बाद हमको अपने लिए प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन भी बना के रखना पड़ेंगे कि उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे, उसका पाथवे, उसका एक रास्ता बना के रखना पड़ेगा। गोल तो सेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, उसको आप अचीव कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक प्रॉपर पाथवे बना करके रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। फिर सेकंड दिया हुआ डिसाइडिंग इन एडवांस, यही लिखा हुआ जो मैंने अभी बताया आपको, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। तो वैसे ही एक मैनेजरियल बेसिक फंक्शन होता है हर मैनेजमेंट का, हर मैनेजर के लेवल का एक बेसिक फंक्शन होता है कि काम कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। तो इसके बेसिस पे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर ऑब्जेक्ट और अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो सिंपल लैंग्वेज में बेटा अगर अपन बात करें तो प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में सोचना, पहले ही सोच करके रखना कि अपनी कंपनी को कैसे काम करना है, क्या काम करना है और किस बेसिस पे काम करना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, राइट। आई होप मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट आप लोगों को स्क्रीन पे डेफिनेशंस दिख रही है बेटा, राइट। एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी आपको मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस हैं, उन पांचों फंक्शंस में आपको मीनिंग भी दिया हुआ है प्लस डेफिनेशंस भी दी है। और डेफिनेशंस आपको ऑलमोस्ट 2 3 4 ऑथर्स की मिल ही जाएगी। तो जो ऑथर की डेफिनेशन आपको सिंपल लैंग्वेज लग रहा है, लर्न करने में इजी लग रहा है, जिसकी स्पेलिंग आपको याद हो रही है ऑथर की, उस ऑथर के नाम के साथ में डेफिनेशन लर्न करने का ट्राई करेगा आप लोग, है ना। अगर आप लोगों को बीएस में स्कोर करना है, बहुत अच्छा स्कोर बनाना है, तो आप लोग ट्राई करिएगा, मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा कि जितने ऑथर्स की डेफिनेशन है उनमें से किसी एक ऑथर का, ऑथर के नाम के साथ में आप डेफिनेशन लर्न कर सकें। तो उससे क्या होगा, आपका आंसर बोर्ड एग्जाम में और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनता है, राइट। आप चाहें तो मीनिंग तो अपना जगह पे आप लर्न करके जाएंगे ही, बट अगर वंस इन अ वाइल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेफिनेशन से रिलेटेड, तो मेरा सजेशन बच्चों को यही रहता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग द डेफिनेशन, तो यू शुड राइट द डेफिनेशन ऑफ दैट टॉपिक, नॉट द मीनिंग, है ना। मीनिंग मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, डेफिनेशन मतलब जो किसी ऑथर ने डिफाइन की है। तो अगर आप किसी ऑथर की डिफाइंड डेफिनेशन लिख के आते हैं तो आपका आंसर और ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है और बोर्ड एग्जाम में और ज्यादा इजी एक्सेप्टेबल हो जाता है और उसमें आपके स्कोर फुल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन के बाद आप लोगों को प्लानिंग के फीचर्स दिए हुए हैं, फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग जो मैनेजमेंट का फंक्शन है, सबसे पहला ही फंक्शन है, क्योंकि सबसे पहले अपन लोग गोल सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। गोल और ऑब्जेक्टिव को आप जब अचीव करने के लिए एक ड्राफ्ट बनाएंगे, एक पाथवे बनाएंगे कि जिसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। कि प्लान कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, कौन सा ट्रैक होगा, क्या हमारी पॉलिसीज होगी, क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होगी। तो ये सब सारी चीजें हम लोग अपने ड्राफ्ट में एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में लिख करके रखते हैं और वो जो हम लिख करके एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसी डॉक्यूमेंट को हम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बोलते हैं प्लानिंग। तो उस प्लानिंग के ही हमको फीचर्स दिए हुए और पहला फीचर आपको वही दिख रहा होगा कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग जो है हर मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है। हर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद
गोल सेट करने के बाद सबसे पहले उस गोल और ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट क्या बनाता है? प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग ही हमारा एक फाउंडेशन होता है जिससे हम अपने मैनेजमेंट के फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। और फाउंडेशन का मतलब होता है बिल्कुल बेस एंड बिल्कुल स्टार्टिंग फेस, और जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल पहला पहला फर्स्ट टाइम, जिसको अपन लोग बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुल फर्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं, तो उसी को अपन यहां पर क्या बोल देते हैं? फाउंडेशन। सेकंड दिया हुआ है, अगर आप प्लानिंग फंक्शन अच्छे से करोगे तो इजीली आपको ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इजीली आपका इनिशिएट हो पाएगा। क्योंकि प्लानिंग फंक्शन अगर प्रॉपर होगी तो ही हम ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर लिया तो ही हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज के हिसाब से स्टाफ मेंबर का अपॉइंटमेंट होगा, और जब प्रॉपर स्टाफ हमारे पास अपॉइंट हो जाएगा तो ही हम उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे पाएंगे, और जब हमारे पास प्रॉपर डायरेक्शन हम दे पाएंगे तो ही तो हम लास्ट में उनको कंट्रोल कर पाएंगे। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है? उनको इवेल्युएट कर पाएंगे, राइट, कि उन्होंने प्लानिंग क्या करी थी और एक्चुअल आउटपुट क्या किया था। तो इसकी वजह से अगर हम प्लानिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो अगर हमारी प्लानिंग फंक्शन प्रॉपर होगा तो रिमेनिंग जो मैनेजमेंट के ऑल अदर फंक्शंस हैं वो हमारे प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क के साथ हम इजीली क्या कर पाएंगे? परफॉर्म, राइट। एंड लास्ट दिया हुआ है, प्लानिंग हमारा एक फंडामेंटल और एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसलिए हम प्लानिंग को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड दिया हुआ है, प्लानिंग आपकी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल के टूवर्ड्स होना चाहिए, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके टूवर्ड्स हमको कंट्रीब्यूशन कौन लेकर के देता है? प्लानिंग। प्लस प्लानिंग हमारा एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हमेशा हमको किसके टूवर्ड्स काम करवाएगा? गोल्स के टूवर्ड्स। तो इसलिए उस मैनेजमेंट के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कि प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन, ठीक है। जैसे इस पे फर्स्ट लिखा हुआ है कि हर बिजनेस का एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए अपन लोग क्या बनाते हैं? प्लानिंग बनाते हैं। एंड जितने भी गोल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होना चाहिए? जनरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे बना होना चाहिए। जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? कि हम इजीली उस प्लानिंग को एप्लीकेबल कर लें, इजीली उस प्लानिंग को हम अडॉप्ट कर लें, ठीक है, ताकि हर इंडिविजुअल का एफर्ट्स, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनके एफर्ट्स और उनकी एनर्जी को हम इजीली गाइड कर सके और डायरेक्ट कर सके। अगर हमने प्लानिंग प्रॉपर नहीं बनाई तो उनको मिसगाइड हो जाएगा और वो मिसडायरेक्टेड हो जाएंगे, तो इसकी वजह से उनका डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा, राइट, वो मिसगाइड हो जाएंगे, उनके एफर्ट्स की एनर्जी, उनके एफर्ट्स, सारी चीजें सब वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमको हमेशा प्लानिंग सबसे पहले बनानी पड़ती है ताकि हर इंडिविजुअल अपने जो एफर्ट्स लगा रहा है फ्रॉम द फर्स्ट डे वो प्रॉपर डायरेक्शन में लगाए और उसका गाइडेंस प्रॉपर रहे, ठीक है। थर्ड दिया हुआ है कि प्लानिंग हमेशा एक ऐसा एक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे जो डिजायर्ड गोल्स होते हैं उसको हम क्विकली एंड इकोनॉमिकली अचीव कर सके। क्विकली मतलब फटाफट, एंड इकोनॉमिकली मतलब कि हम अपने ही फंड्स में, अपने ही रिसोर्सेज के बेसिस पे उसको इजीली अचीव कर सकें। तो इजीली अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को क्विकली अचीव करने के लिए हम लोग एक पाथवे बनाते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। और प्लानिंग हमेशा हमको किसके टूवर्ड्स काम करवाती है? हमारे एफर्ट्स किसके थ्रू लेकर के जाती है? हमारे गोल के टूवर्ड्स। तो इसलिए लास्ट में हमको सेकंड में यही बोला गया है कि प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है और जो कंट्रीब्यूट करती है किसके टूवर्ड्स? हमारे ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स। जैसे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा मारुति कंपनी का, शायद मारुति कंपनी को सब जानते होंगे, मारुति सुजुकी को सभी जानते हैं, बहुत फेमस कंपनी है। मारुति उद्योग कंपनी जो है वो हमेशा ट्राई करती है कि मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर करे, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, जो कि इंडिया के मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो ये बहुत पुराना एग्जांपल है कि जैसे मारुति कार ने मार्केट में लॉन्च कर दी डीजल मॉडल्स, पेट्रोल गाड़ियां तो आती थी, फिर उन्होंने डीजल मॉडल्स लॉन्च किए थे इंडिया में ताकि हम इंडिया के कस्टमर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करें। तो उन्होंने पहले प्लानिंग करी कि हम अपनी मार्केट को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसा मारुति जो है अब मार्केट में वैसे ही प्लानिंग कर करके कौन सी गाड़ी इंट्रोड्यूस कर चुकी है? सीएनजी बेस्ड। सबको पता होगा मार्केट में मारुति की सीएनजी कार बहुत सक्सेस हो चुकी है, जिनके एवरेज बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो मारुति की बहुत सारी कारें आ चुकी है।
अब जैसे मारुति ने एक नया इनोवेशन करा, मार्केट में एक नई चीज लेकर के आ गए कि भैया जो सीएनजी टैंक है वो सीएनजी टैंक हम कार के नीचे इंस्टॉल करेंगे, ताकि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको बूट स्पेस मिल जाए, उनको डिक्की मिल जाए, वो सामान रख के इजीली ट्रैवल कर सके। तो ये सब प्लानिंग्स के थ्रू होता है। एकदम से मार्केट में नई चीज इंट्रोड्यूस कर दो और मार्केट में एकदम चीज नई इंट्रोड्यूस करने के साथ में सेल करना स्टार्ट कर दो, तो कस्टमर उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, कस्टमर उसको अडॉप्ट नहीं करता है। हमको हर चीज वन टू वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप करना पड़ती है। और वो वन टू वन, स्टेप टू स्टेप चीजें हमको कैसे आती है? हमारी प्लानिंग के थ्रू, क्योंकि वो चीज हमने एक ड्राफ्ट बना के रखा है, एक हमने उसका ब्लूप्रिंट बना के रखा है, जिसके बेसिस पे हम इजीली उस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में टाटा की सीएनजी कार बहुत सक्सेस हो चुकी है। अब टाटा जैसे कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए मारुति अपनी प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करने के बाद मार्केट में धीरे से एक नई कार इंट्रोड्यूस करता है, इसका नाम उन्होंने विक्टोरियस रखा। तो इस बेसिस पे ऐसे प्लानिंग करके धीरे धीरे मार्केट में एस्टेब्लिश किया जाता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है एंड सक्सेसफुली प्रॉफिट कमाया जाता है। तो पहला फीचर हमने पढ़ा कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। सेकंड पढ़ा प्लानिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, कि हम जो भी गोल्स है उसके टूवर्ड्स ही काम करें, ताकि हमारी प्लानिंग हमको उसके टूवर्ड्स ही काम करवाए। थर्ड फीचर दिया हुआ है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचने पे आपको हेल्प करेगा। बट ऑब्वियस है हम लोग प्लानिंग हमेशा प्रेजेंट में करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं और पास्ट के हिसाब से करते हैं। हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम अपने ऊपर एक्सेप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं, उन चीजों को समझते हैं, फिर उसके हिसाब से प्रेजेंट में फ्यूचर की क्या करते हैं? प्लानिंग। तो प्लानिंग हमेशा आपकी किसके लिए होती है? फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर के लिए होती है, लुकिंग अहेड, आगे के लिए होती है। तो वही लिखा हुआ है प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। ठीक है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के साथ में आप उसको एनालाइज करके एंड प्रिडिक्शन के बेसिस पे बनाते हो। प्रिडिक्शन का मतलब होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होगा, तो उसको सोच करके ही हम लोग प्लानिंग डेवलप करते हैं। एंड प्लानिंग हमेशा किसके बेसिस पे होती है? आपकी फोरकास्टिंग के बेसिस पे। आप फ्यूचर के लिए प्रेजेंट के और पास्ट के फैक्ट्स एंड फिगर्स को एनालाइज करते हैं, मार्केट एनालाइज करते हैं। अभी पढ़ के आए बिजनेस एनवायरनमेंट को भी एनालिसिस करना पड़ता है, तभी तो हमको फ्यूचर के बारे में पता पड़ता है कि फ्यूचर में क्या चलने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो चैप्टर थर्ड में हमने 5 एनवायरनमेंट पढ़े थे, पेस्टल मॉडल जिसको हम बोल करके आए। तो पेस्टल मॉडल को हमको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो हम फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट कर पाएंगे। फ्यूचर में हम उसको सिंथेसिस करके बेसिस पे बना करके ही प्लानिंग कर पाएंगे। और लास्ट में दिया हुआ है हमारी जितने भी फ्यूचर में चीजें होने वाली है उन सबको हम मेंटल एक्सरसाइज के थ्रू सोच पाएंगे, दिमाग से सोचेंगे, जब भी तो हमारी चीजें प्लान आउट हो पाएगी। और वो एक मेंटल एक्सरसाइज भी है प्लानिंग, कि आप फ्यूचर को सोच रहे हो प्रेजेंट में रह करके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। तो इसलिए उसको हम यहां पर बोलते हैं लुकिंग अहेड एंड फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि इसमें हमको फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस लगाना पड़ते हैं, अजम्पशंस लगाना पड़ते हैं, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना पड़ती है। और वो फोरकास्टिंग अपन किस बेसिस पे करते हैं? अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे। ठीक है, जैसे अभी सब बच्चे बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी लेकर के बैठे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेके बैठे हैं कि हम फ्यूचर में अपना जब फैब में पेपर आएगा, राइट, 17 फैब से जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगी तो पेपर्स कैसे आएंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर कितने टफ होंगे, कितने इजी होंगे, क्या पेपर का जो सैंपल पेपर अभी आया है उसी बेसिस पे पेपर आएगा। तो आप लोग भी बैठ के अभी अजम्पशंस लगा रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं एंड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो पेपर क्या होगा, किस पैटर्न पे आएगा और कैसा आएगा। तो इसी बेसिस पे आप लोग भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग को आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। और पुराने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पुराने लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, पुराने टीचर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, पुरानी चीजों को बेसिस पे आप लेकर के अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, कंपनीज भी करती है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट में एक्सेप्ट करके फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करती है। तो इसलिए सॉरी, प्लानिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? लुकिंग अहेड। और प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट दिया हुआ है प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस प्लस एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। बट ऑब्वियस है कि हमको दिमाग से बहुत सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, किस बेसिस पे होगा, हमने जो सोचा है वो होगा कि भी नहीं होगा।
तो सब चीजें हमको अपने मेंटल एक्सरसाइज के थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनरली प्लानिंग में अपनी चीजों को एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी पुरानी चीजों को सोच करके हम लोग फ्यूचर के बारे में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जिसको आपको सोचना पड़ता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सोचना पड़ता है, प्लस भाई चैप्टर नंबर 3 में 5 एनवायरमेंट है, उन एनवायरमेंट को भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है, और उन एनवायरमेंट के बेसिस पे तो हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको सोच करके ही करना पड़ती है। तो इसलिए इसको लिखा हुआ है कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज जिसमें आपको बहुत क्रिएटिव सोचना पड़ता है, अपने जजमेंट्स लगाना पड़ते हैं एंड इमेजिनेशंस लगाना पड़ती है, राइट। इमेजिनेट करना पड़ेगा कि आपको कैसा पेपर आएगा, क्या पेपर होगा, बोर्ड एग्जाम में क्या सेट होगा, क्या पैटर्न्स आएंगे, क्वेश्चंस का कोई नया फॉर्मेट तो नहीं आ जाएगा, एमसीक्यू का कोई नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस नहीं कर देंगे, जैसे लास्ट 2-3 साल से इन्होंने असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का एमसीक्यू देना चालू कर दिए, राइट। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए अभी कि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गई है, तो बोर्ड एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बारे में, और प्लानिंग करते जा रहे हैं, और प्लानिंग के बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमारा जो गोल सेट है परसेंटेज का उसको अपन अचीव कर सके। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही काम करता है कि अपने जितने भी अपने रोटेशनल थिंकिंग है, राशनल थिंकिंग है, गैस वर्क है, उसके बेसिस पे काम मत करना, है ना। गैस वर्क मतलब कि आप सजेशन गैस कर रहे हो कि भैया ऐसा होगा, नहीं, सोचो मत, बट आप पुराने ईयर्स की चीजों को एनालाइज करो, प्रेजेंट की चीजों को देखो, और जाकर के फिर आप उसके बारे में असम्पशंस लगाओ। हाँ, आप अगर अपने गैस वर्क करोगे भैया हम तो सिर्फ एक तुक्का मार रहे हैं कि भैया ऐसा होने वाला है, वो गलत है। आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स, लास्ट ईयर की चीजें, लास्ट ईयर के पेपर्स और लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स, पिछले कुछ साल के पेपर्स, इन सब चीजों को आप अपने साथ रखिए, उसको एनालाइज करिए, फिर फ्यूचर के बारे में सोचिए, राइट। फिर दिया हुआ है मैनेजर हमेशा एक साउंड प्लान बनाता है जिससे इसका साउंड जजमेंट शो होता है मार्केट में कि भाई कंपनी की बहुत अच्छी प्लानिंग थी, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करा, फॉरसाइट अच्छा था, इमेजिनेशन अच्छा था कंपनी का, तब जाकर के कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे बोट कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, अमन गुप्ता की जो कंपनी है, उसने जो मार्केट में प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें वो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ करें कि मार्केट में हमको क्या क्या नई चीजें लेकर के जानी है, क्या लेकर के जाना है, कैसे लेकर के जाना है, सब चीजों के बारे में उन्होंने पहले क्या करी थी, एक प्लानिंग करी थी। प्लानिंग के साथ ही हमेशा मार्केट में आप अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, राइट। प्लानिंग हमेशा आपके गोल्स, फैक्ट्स एंड कंसिडर्ड एस्टिमेशंस के बेसिस पे होना चाहिए कि आपने जो चीज एस्टिमेट करी है, आपने जो फैक्ट्स निकाले हैं, आपने जो फिगर्स निकाले हैं, कैलकुलेशंस करा है, इंफॉर्मेशंस निकाली है, मार्केट रिसर्च करी है, सर्वे करा है, उन सब चीजों को कंसीडर करने के बाद ही आप क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग बनाते हैं। तो सब जब इतना ज्यादा आपको चीजों को एनालाइज करना है, इतनी सारी चीजों को देख करके चलना है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज एन मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग अपने आप में क्या होती है, एक मेंटल एक्सरसाइज और एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। नेक्स्ट होता है प्लानिंग में हमेशा आप डिसीजंस लेते हैं। प्लानिंग अगर आपकी प्रॉपर होगी, प्लानिंग आपकी बहुत सॉलिड होगी, तो प्लानिंग में फ्यूचर में कोई चीज के बारे में चेंज हो रहा है तो आपके पास प्लानिंग में उसका ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है उसी के बारे में आपके पास एक अलग से दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, राइट, जिसका सब्स्टिट्यूट हम बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूट आपके पास लिखे हुए होंगे, ऑल्टरनेटिव लिखे हुए होंगे। आपका गोल आपकी इस प्लानिंग से अचीव नहीं हो रहा है, इस स्ट्रेटेजी से अचीव नहीं हो रहा है, तो प्लानिंग में आपके पास उसका क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट। तो आपके पास अगर प्लान ए फेल हो गया तो आपके पास क्या है, प्लान बी। तो अगर आप प्लान ए से सक्सेस नहीं हो पाए तो आपके पास प्लान बी है, तो आप प्लान बी से इजीली अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो, अचीव। तो इसलिए लिखा हुआ है कि प्लानिंग हमेशा, प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आपका चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग हमेशा आपके चॉइसेस एंड ऑल्टरनेटिव्स मेंशन होना चाहिए उसमें आपके पास। सेकंड, ये सब पॉसिबल जब ही होगा जब आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी और आपके पास फ्यूचर में कोई ऑप्शन चॉइस नहीं होगा, तो आपकी प्लानिंग क्या हो जाएगी, फेल। अगर आपके प्लानिंग में आपके चॉइसेस लिखे हुए, ऑल्टरनेटिव्स लिखे हुए, सब्स्टिट्यूट्स लिखे हुए, तो आपकी प्लानिंग, अगर एक प्लान फेल हुआ तो आप दूसरे प्लान से अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लोगे। अगर आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, तो प्लानिंग नहीं है तो ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं तो कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो हमेशा आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है, आपका जो ऑब्जेक्टिव गोल है, वो क्या हो जाएगा, फेल, राइट। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि डिसीजन मेकिंग पार्ट जो भी होता है वो हमेशा प्लानिंग के बेसिस पे ही होता है। भाई प्लानिंग में तो अपन सब चीज लिख करके रखेंगे कि कैसे अचीव करना है, क्या अचीव करना है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है,
राइट। और मैनेजर हमेशा बहुत सारे नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लिख करके रखता है उसमें कि भाई अगर अपन को सेल्स बढ़ानी है तो हम लोग भाई एडवर्टीजमेंट करेंगे, और एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, या तो सोशल मीडिया यूज करेंगे, सोशल मीडिया फेल हो गया तो हम ब्रोशर्स पैम्पलेट्स बेचेंगे, ब्रोशर्स और पैम्पलेट्स मार्केट में सर्कुलेट करने से हमारा नहीं हुआ तो फिर हम रेडियो के थ्रू जाएंगे, रेडियो से नहीं हुआ तो न्यूज़पेपर से जाएंगे। अब जैसे एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमने 4 सब्स्टिट्यूट्स ऑल्टरनेटिव लिख करके रखे हैं, तो ये सब ऑल्टरनेटिव्स अपन ने कहां लिख करके रखे हैं, अपनी प्लानिंग में, कि फ्यूचर में अगर हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सेल नहीं होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट को अचीव करने के लिए, एडवर्टीजमेंट को ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए अपन ने वापस क्या लिख करके रखे, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। तो उस टाइम पे हमको डिसीजन लेने में बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए हमारी प्लानिंग हमेशा किसके बेसिस पे होना चाहिए, हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे, फ्यूचर के अजम्पशंस के बेसिस पे, और उसमें हमेशा क्या इन्वॉल्व होना चाहिए प्लानिंग में, आपकी चॉइस, राइट। फ्यूचर में एक काम नहीं हुआ तो दूसरा चॉइस आपको मिल जाए, एंड उसी के बेसिस पे फ्यूचर में फिर अपन लोग क्या ले सके, डिसीजंस। तो इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग में हमेशा आपके चॉइसेस होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर्स होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर आता है कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है, अपने आप में कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग हमेशा लगातार चलती रहेगी, प्लानिंग कभी बंद नहीं होती है। कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए प्लानिंग, थर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, फोर्थ के लिए प्लानिंग, एंड गो ऑन। ऐसे हर कंपनी किसी ना किसी चीज के लिए प्लानिंग करती रहती है, राइट। मार्केट में अपना एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, मार्केट में इसको अचीव कर लिया, कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट कर लिया, बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया, तो अपन लोग फिर जाएंगे अपने सेकंड प्रोडक्ट की प्लानिंग के लिए। सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, इससे प्रॉफिट कमा लिया, फिर ऐसे सो ऑन गोइंग हम जाते रहेंगे, मार्केट में अपनी प्लानिंग चलाते रहेंगे। मतलब किसी ना किसी चीज के लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करते ही रहते हैं। इसलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला है कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि प्लानिंग हमेशा कौन सा फंक्शन होता है, नेवर एंडिंग, जो कभी भी बंद नहीं होता है, राइट। टाइम ऑफ स्पेंड के साथ में प्लानिंग हम लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज के लिए करते ही रहेंगे। पीरियड्स ऑफ टाइम हमारे निकलते जाएंगे, लेक्चर्स और सब चीजें होती जाएगी, बट अपन अपनी प्लानिंग करते रहेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्लान्स आर सब्जेक्टेड टू द रिवैल्यूएशन एंड रिव्यू इन द लाइट ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड चेंजिंग कंडीशंस। बट प्लानिंग करते टाइम भाई एक चीज का ध्यान रखना हमको कि जो भी हमारे टाइम के साथ में चीजें चेंज हो रही है, कंडीशंस चेंज हो रही है, मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो इन सब चीजों को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा प्लानिंग करते और फ्रेम करते टाइम, राइट। एंड लास्ट में लिखा हुआ है प्लानिंग नेवर कम्स इनटू एन एंड टिल द एंटरप्राइज एग्जिस्ट। जब तक आपकी कंपनी एंटरप्राइज एग्जिस्ट करेगा आपकी प्लानिंग बंद नहीं होगी, प्लानिंग आप करते ही रहोगे। एक ऑब्जेक्ट अचीव हुआ, दूसरे के लिए, दूसरा अचीव हुआ, तीसरे के लिए, प्लानिंग आपकी चलती रहेगी। प्लानिंग को हम हमेशा क्या बोलेंगे, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। एंड प्रॉब्लम्स इश्यूज हमेशा आते रहेंगे, प्रॉब्लम और इशू को रिजॉल्व करने के लिए, हम उसको टैकल करने के लिए हमारे पास प्लानिंग में उसके सॉल्यूशंस लिखे हुए होना चाहिए, सॉल्यूशन के साथ में उसका ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स के साथ में उसके हमारे पास रिजोल्यूशंस लिखे होना चाहिए बहुत सारे, कि भाई फ्यूचर में अगर वो प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को अचीव करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब वो सॉल्यूशन अगर उस टाइम पे नहीं चला तो दूसरा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग अपने प्लानिंग में हमेशा ऑल्टरनेटिव्स लिख करके रखते हैं, चॉइसेस लिख करके रखते हैं, और प्लानिंग को हमेशा चलाते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि प्लानिंग हमारी क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो हमेशा एवर गोइंग है, मतलब हमेशा चलती रहेगी, और प्लानिंग हमेशा इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन, जो कभी भी बंद नहीं होता है, राइट। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्लानिंग इज परवेसिव। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो चैप्टर नंबर 1 है मैनेजमेंट के फीचर में पढ़ा होगा, राइट, कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, कोई सा भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सा भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस हो, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट कर रहे हो, कोई सी भी सर्विसेज दे रहे हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। और मैनेजमेंट का हम आज फर्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं। तो इसलिए जब मैनेजमेंट अपने आप में परवेसिव है तो प्लानिंग उसका मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो इसलिए प्लानिंग भी क्या है, परवेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी वही है कि प्लानिंग सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, राइट। आई थिंक आपने फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी 3 लेवल पे काम करती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। लोअर का दूसरा नाम सुपरवाइजरी, तीसरा नाम ऑपरेशनल एंड चौथा नाम फ्लोर लेवल।
बेटा बोर्ड एग्जाम में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के चारों नाम याद रखना, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, ठीक है, फ्लोर एंड लोअर लेवल, चारों नाम याद रखना। बोर्ड एग्जाम में वो आपको कभी कभी घुमा करके किसी दूसरे नाम से क्वेश्चन ना दे दें, तो प्लीज आप लोग बहुत फोकस होकर के क्वेश्चंस पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लानिंग सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर प्लानिंग की जाती है और उनके प्लानिंग के बेसिस पे वो एक्शंस लेते हैं। सेकेंड, ऑफ कोर्स प्लानिंग हमेशा लेवल टू लेवल अनादर चलती रहेगी। जैसे फर्स्ट टॉप लेवल है तो उसकी थोड़ी प्लानिंग अलग होगी, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट तो हायर अथॉरिटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, सीईओ, सीएफ एक्सेट्रा, तो उनकी थोड़ी सी प्लानिंग अलग होती है। मिडिल लेवल है जहाँ पे सारे टाइप के ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजर्स बैठे हुए हैं, तो उनकी प्लानिंग थोड़ी सी अलग वे में होती है। थर्ड है फ्लोर लेवल, लोअर लेवल, उनकी प्लानिंग थोड़ी सी अलग कैटेगरी की होती है, थोड़े अलग लेवल की होती है। तो इस बेसिस पे जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनकी प्लानिंग में थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है, बट प्लानिंग तो होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लेवल हमेशा कंसर्न होता है प्लानिंग को लेकर के अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मिडिल ऑफ लेवल मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट है उनके लिए अलग प्लानिंग होती है। लोअर लेवल मैनेजमेंट उसको इंप्लीमेंट करता है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग बनाता है। आप लोगों ने जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में वो एक पिरामिड पढ़ा होगा, पिरामिड के अंदर आप लोगों को सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए होंगे, तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए होंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आप लोगों को वहां पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। एक पिरामिड आपने पढ़ा होगा, वो पिरामिड के बेसिस पे तीनों लेवल बनते हैं, ठीक है। ऐसा आपने एक पिरामिड देखा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल पे काम चलता है। तो टॉप लेवल प्लानिंग को बनाता है, मिडिल लेवल उसका इंटरप्रिटेशन निकालता है एंड लोअर लेवल उस प्लानिंग को एप्लीकेबल करता है और इंप्लीमेंट करता है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग को काम किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, कि प्लानिंग जो है वो क्या है, एक परवेसिव नेचर का है। और परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, कि कोई सा भी लेवल हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल माना जाता है प्लानिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि प्लानिंग बनाता टॉप लेवल है, ठीक है, मिडिल लेवल उसके ऊपर स्पेसिफिक तरीके से डिपार्टमेंट की प्लानिंग का काम करता है, और लोअर लेवल उस प्लानिंग को सेम चीज को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। इसलिए प्लानिंग को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, राइट। नेक्स्ट क्या हुआ, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, प्लानिंग को हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखना चाहिए, राइट। ये हो सकता है एक एक्स्ट्रा फीचर हो, प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल फंक्शन होता है। फ्लेक्सिबल मींस प्लानिंग को हमेशा आपको रिजिड नहीं रखना चाहिए। अगर आप रिजिड रख लोगे और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या बिजनेस एनवायरमेंट चेंज हो गया, या हमारा एनवायरमेंट चेंज हो गया, मार्केट चेंज हो गया, तो हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो इसलिए प्लानिंग में एक छोटा सा फीचर और ऐड करना चाहिए हमें, कि प्लानिंग को हमेशा हम कैसा बनाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट हमेशा डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग, जो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करा ही था कि टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट बहुत स्पीडली से चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे बिल्कुल चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से अपन अगर उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग को थोड़ा सा कैसा बनाना पड़ता है, फ्लेक्सिबल, राइट। तो प्लानिंग इज डन फॉर दी फ्यूचर, सबको ही पता है। सेकंड, फ्यूचर हमेशा कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल, भाई कोई भी ध्यान नहीं रख सकता फ्यूचर कैसा होगा, क्या चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे कमाएंगे, कैसे बिजनेस चलेगा, मार्केट में कंपटीशन कैसे होगी, मार्केट प्रोडक्ट सेल कैसे होगा, सब चीजें आपके लिए क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल। और वही लिखा हुआ है कि प्लानिंग हमेशा एक आपके लिए एक रूम रखता है, कि कहीं ना कहीं एक छोटी स्पेस रखता है, कि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज। अब वो चेंज कैसे होता है, या तो मार्केट में कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, या तो मार्केट में कंपटीशन चेंज हो गई। भाई हमने कॉम्पिटिटर को देख करके अपना प्रोडक्ट बनाया था, मालूम पड़े कॉम्पिटिटर ने ही अपने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, राइट। कॉम्पिटिटर की पॉलिसी को देख करके हमने पॉलिसी बनाई और उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो भाई मार्केट में हमारे जो प्लानिंग्स है वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटर को भी देखना पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, टैक्स बनाया, जीएसटी बनाया, डिमोनेटाइजेशन बनाया, ये गवर्नमेंट की सब प्लानिंग थी जो डिस्क्लोज नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने एक टाइम पर आकर उसको एप्लीकेबल कर दिया। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग से हमारी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है। भाई हो सकता है कोरोना वायरस कोविड-19 वापस आ जाए, अब वो 19 ही रहेगा, वो जो भी ईयर में आएगा तो कोविड ईयर लग जाएगा। तो इट मींस हर चीज अनप्रिडिक्टेबल है, किसी भी चीज को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम थोड़ा बहुत अजम्पशंस, फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शंस कर सकते हैं अपने पास्ट को लेकर के। जैसे आज की डेट में फ्यूचर में अगर कोविड वापस आया, तो अब मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन ने, जो लोग सब बिजनेस कर रहे हैं,
उन्होंने अपने बिजनेस को ऑफलाइन के साथ में अब ऑनलाइन भी शिफ्ट कर लिया। अब फ्यूचर में अगर कोविड आया भी तो हर बिजनेसमैन को लॉस नहीं होगा। हाँ, लॉस होगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा कि वो शॉप का रेंट देना ही पड़ेगा, राइट। जो गुड्स हमारी दुकान के अंदर रखे हुए हैं वो निकाल करके कस्टमर को देने जाना पड़ेंगे, डिलीवर करना पड़ेगा। पैसे का फॉर्म चेंज हो गया, आज के डेट में हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमको पैसे लेने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज के डेट में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, ट्रांसफर करते हैं पैसा, ऑफलाइन पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो कुछ ना कुछ चीजें कि हम अपने फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है, अनप्रिडिक्टेड चीजें हैं, उसको सोच करके अगर अपन समझें तो प्लानिंग को हमको थोड़ा सा क्या रख के चलना पड़ता है, फ्लेक्सिबल। एंड फ्लेक्सिबल का मतलब होता है थोड़ा सा आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सको, थोड़ा बहुत आप उसमें क्या कर सको, चेंज, राइट। तो ये कुछ फीचर्स हैं प्लानिंग के। हमने फर्स्ट प्लानिंग का मीनिंग देख लिया, देन प्लानिंग के हमने डेफिनेशन देख ली, राइट। प्लानिंग के फीचर्स पढ़ लिए कि प्लानिंग जो है वो भाई फ्यूचरिस्टिक होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, गोल ओरिएंटेड होता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये प्लानिंग के सब फीचर्स थे। अब प्लानिंग के फीचर्स पे बेटा बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को मेजरली आपको ऐसे सारे फीचर्स लिखने के लिए नहीं आते कि राइट ऑल द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग, ऐसा लिखने के लिए कभी नहीं आता है। यस, प्लानिंग के ऊपर आप लोगों को इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट केस स्टडीज आ जाएगी, राइट। और कभी कभी वंस इन ये लोग प्लानिंग के फीचर्स के ऊपर और आपको केस स्टडी बेस्ड आपको एमसीक्यू बना के दे सकते हैं कि एक क्वेश्चन बना दिया, केस बना दिया और आपको बोल दिया कि आइडेंटिफाई विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन द केस, इन अबव केस स्टडी और इन अबव एमसीक्यू। तो आपको वो केस पढ़ना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और उस क्वेश्चन उस केस स्टडी में जब पढ़ोगे, रीड करोगे, तो आपको उसमें कोई ना कोई सा एक क्या मिलेगा, प्लानिंग का फीचर, राइट। तो प्लानिंग के फीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं बोल चुका हूं अभी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कि अगर आपको इन सारे पांचों फंक्शंस के फीचर्स अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है, तो चैप्टर फर्स्ट में जो मैनेजमेंट के आप लोगों को फीचर्स दिए बेटा, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो उससे आपके लिए थोड़े से ये इजी हो जाएंगे। बहुत सारे सिमिलर दिखेंगे, बहुत सारे सेम लगेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वहां पे मैनेजमेंट है, यहाँ पे प्लानिंग है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमको दिया हुआ है, भाई हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं प्लानिंग करने की जरूरत क्या है प्लानिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हर मैनेजमेंट का लेवल, हर मैनेजमेंट के जो पर्संस हैं, हर डिपार्टमेंट है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप हो, मिडिल में, लोअर हो, ये सब प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, प्लानिंग करने की जरूरत क्या है, राइट। तो आपको फर्स्ट स्टेप दिख रही होगी कि प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक डायरेक्शन, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, किस टाइम पे लेना है, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, उससे सेल्स कितनी होगी, उससे प्रॉफिट कितना होगा। तो प्लानिंग हमेशा हमको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग ऑलवेज प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। इसलिए तो बेटा, सॉरी मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम आई नो सब बहुत ज्यादा टेंशन लेके बैठे हैं कि बोर्ड एग्जाम पास आती जा रही है डे बाय डे, है ना। तो इसलिए प्लानिंग हम बोर्ड एग्जाम की भी करेंगे। तो प्लानिंग जब हम बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर करेंगे तो हमको एक डायरेक्शन मिलेगा कि हमको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर का ब्रेक लेना है। तो हमको उसका क्या मिलेगा, एक दिन भर का एक शेड्यूल मिल जाएगा, दिन भर का एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक एक्शन मिल जाएगा कि हमको क्या काम करना है, कैसे एफर्ट्स लगाने, किस वे में एफर्ट्स लगाने, कब एफर्ट्स लगाना है, कब रिलैक्स करना है। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमेशा क्या बनाता है, प्लानिंग। और प्लानिंग बनाने से उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, डायरेक्शन, राइट। तो वही लिखा हुआ है, प्लानिंग हमेशा कंसर्न रहता है आपके प्री डिटरमाइंड ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन से। प्लानिंग हमको हमेशा एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज के, ताकि उनके जो एफर्ट्स है एम्प्लॉयज के वो करेक्ट डायरेक्शन में जाए, वो एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में काम करें, शायद पढ़ के आए होंगे आप लोग। और प्लानिंग एम्प्लॉयज को क्लियर कर देता है क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, किसके थ्रू होना है, एक्सेट्रा, हम पढ़ के आए भी मीनिंग में, राइट। और एडवांस में पता पड़ जाएगा व्हाट वर्क करना है। प्लानिंग हमको डायरेक्शन फॉर एक्शन दे देगा, एम्प्लॉयज को एडवांस में पता पड़ जाएगा क्या काम करना है। इससे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी लीड होगा, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। इवन एम्प्लॉयज अगर प्लानिंग नहीं होगी, यस अगर प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयज को अलग अलग डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, और अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे भी भाई, क्योंकि उनको किसी को अपना डायरेक्शन पता ही नहीं है, अपना काम पता ही नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने डिजायर्ड गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बोले तो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग।
प्लानिंग हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हो, चाहे कोई कंपनी का आईपीओ क्यों ना हो। जैसे अभी रिसेंटली मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आ चुके हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कंपनी फंडिंग रेज कर रही मार्केट में पब्लिक से शेयर्स इशू करके। तो इस चीज के लिए भी कंपनी बहुत सालों साल तक प्लानिंग करती है कि भाई आईपीओ कब लाना है, कितने पैसे का लाना है, कितना शेयर प्राइस होगा, भाई अप्रूवल कैसे मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, हमारे चार्टेड अकाउंटेंट कौन होंगे, सीएस कौन होंगे, लीगल एडवाइजर्स कौन होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीज के लिए कंपनी क्या करती है, प्लानिंग। तो ऐसे ही हर कंपनी को क्या करना पड़ती है, प्लानिंग। और प्लानिंग से हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन। सेकंड दिया हुआ है, प्लानिंग आपकी जो अनसर्टेनिटी है, जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, उसके रिस्क को रिड्यूस करेगा। फ्यूचर हमने नहीं देखा, हम उसको सिर्फ एक अजम्पशन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, अजम्पशंस लगा रहे हैं, प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं, और हम सब चीजें सोच रहे हैं, फॉरकास्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, एक्सेट्रा। बट उसकी जो अनसर्टेनिटी है, उसके रिस्क को अगर आपको थोड़ा सा कम करना है, तो आपको उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग। तो वही लिखा हुआ है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कि मार्केट में आपकी जो प्लानिंग आप बना रहे हो, उसमें अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आ गई, एकदम से कोई अनसर्टेनिटी आ गई, तो उससे हमको लॉस हो सकता है। तो उस लॉस के रेशियो को, उसकी रिस्क को अगर आपको कम करना है, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगी, एक प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में बहुत सारी अनसर्टेनिटी फेस करता है, जो हमेशा कैसी सिचुएशंस होती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एवरीडे, हर रोज कुछ ना कुछ नया आ जाता है, तो हर रोज उस नई चीज को एक्सेप्ट करना, उस चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, इश्यूज जितने आ रहे हैं उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, तो ये सब चीज अनसर्टेन है। तो इन सब चीज अनसर्टनिटी को, इसके रेशियो को, इसके इंपैक्ट को, अगर इसकी रिस्क को आप कम करना चाहते हैं, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लानिंग हेल्प द मैनेजर इन सारी अनसर्टेनिटी को। फ्यूचर को हमने देखा हुआ नहीं है, फॉरसी करते हैं हम लोग, समझ करके चलते हैं, अजम्पशंस लगाना पड़ते हैं, पढ़ ही चुके हैं हम इन सबको। बट यहाँ पे वर्ड लिखा पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसा भी हमने डिस्कस करा कि हम लोग को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस लेकर के चलना पड़ते हैं। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, प्रेजेंट में हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही तो अपन फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे कि भाई फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही हम सारी चीजों को स्कैन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फ्यूचर के बारे में काम करेंगे। तो फ्यूचर के बारे में अगर हमको पता है कि भाई पास्ट वो चीज ऐसे नहीं हुई थी, वो स्ट्रेटेजी फेल हो गई थी, वो पॉलिसी फेल हो गई थी, तो फ्यूचर में हम वो पॉलिसी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, राइट। एंड इवन प्लानिंग जो होती है, वो अनएक्सपेक्टेड रिस्क को कम करती है, नेचुरल कैलामिटीज को, अदर कैलामिटीज को कम करती है। भाई फ्यूचर में जो भी नेचुरल कैलामिटीज आने वाली, मालूम पड़े अगले साल बारिश ज्यादा हो जाए, हमने अपने गोडाउन में बहुत अच्छा ह्यूज स्टॉक मेंटेन करके रखा है, एकदम ज्यादा बारिश आ जाएगी, ज्यादा बारिश के आने की वजह से हमारे गुड्स में लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम फ्यूचर में सोच के चल रहे हैं, क्योंकि आजकल भैया एनवायरमेंट बहुत खराब हो चुका है, राइट। इवन हमारा जो वेदर है, वेदर अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, कभी भी बारिश, कभी भी ठंड, कभी भी कुछ हो जाता है, तो सब चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। तो हमको उसके लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है। और रेडी किस चीज के बेस पर रहेंगे, जो हमारा बेस है। और रेडी हमेशा बेस किस रहेगा, और बेस को हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हुआ है, प्लानिंग हमेशा आपकी जो ओवरलैपिंग है, एक ही काम का जो रिपीटेशन है, और जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, इन सबको भी अगर आपको रिड्यूस करना है, इन सब चीजों को अगर आपको कम करना है, तो उसके लिए भी आपको एप्रोप्रिएट क्या बनाना पड़ेगी, प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग आपकी ओवरलैपिंग प्लस वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, है ना। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, कैसा ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होगी। अगर हम उसके लिए प्रॉपर ड्राफ्ट बनाएंगे, तो सब चीज सिस्टमैटिक चलेगी, सब चीज असाइंड रहेगी, सबकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज हम असाइन कर देंगे। चैप्टर नंबर 2 में आप एक प्रिंसिपल पढ़ के ही आए होंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जहां हमने अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसके इक्विवेलेंट हम लोग क्या दे देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं। तो दोनों के बीच में हम लोग पैरिटी मेंटेन करते हैं, जिसको हम बैलेंस बोलते हैं। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम किसी को असाइन कर रहे हैं, तो कोई भी वर्क हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कोई भी वर्क का रिपीटेशन यहाँ पे परमिटेड नहीं है, और ना ही हो पाएगा। क्योंकि हमने जब एक किसी पर्सन को उसका वर्क असाइन कर दिया, उसकी ड्यूटीज असाइन कर दी, तो कोई सेकंड पर्सन थोड़ी ना उसका काम रिपीट करेगा।
तो वो सब चीज पॉसिबल कब है, जब हम एक सिस्टमैटिक क्या करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, सब चीजों को लिख करके रखेंगे, और उन्हीं चीज को अपन लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट इज अवर प्लानिंग। तो प्लानिंग हमेशा आपकी ओवरलैपिंग को कम करेगा और आपके जो रिसोर्सेज हैं, उसकी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, उसको भी कम करेगा, राइट। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारे अलग अलग लेवल्स हैं, उन सब के बीच में भी क्या मेंटेन होगा, एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, राइट। और मैनेजर, नॉन मैनेजर, एम्प्लॉइज, ये सब अपना प्लान के अकॉर्डिंग एक्शंस लेंगे, प्लान के अकॉर्डिंग सारे अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, और सारे वर्क इंटीग्रेटेड होकर करेंगे, और प्लानिंग हमेशा एंश्योर करेगी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा रन हो रहा है, बहुत स्मूथली रन हो रहा है। तो इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग आपकी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा, राइट। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, प्लानिंग प्रमोट करता है हमारे इनोवेटिव आइडियाज को, राइट। हम अभी पढ़ के आए, अभी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले हमने कि प्लानिंग बनाते टाइम हमको प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को एप्लीकेबल करना चाहिए, और शायद इनिशिएटिव प्रिंसिपल का मीनिंग अच्छे से पढ़ के आए हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि हमको अपने एम्प्लॉयज के लिए सजेशंस लेना है, एम्प्लॉयज के फीडबैक्स लेना है, उनके आइडियाज लेना है। तो अगर हम उन्हीं से सजेशंस लेंगे, उन्हीं से आइडियाज लेंगे, तो हमारी प्लानिंग और स्ट्रांग बनेगी, प्लानिंग बहुत अच्छी बनेगी हमारी, और हम प्लानिंग को इजीली अचीव कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग हमेशा आपके जो एम्प्लॉयज है, उसके जो एम्प्लॉयज के इनोवेटिव आइडियाज हैं, एम्प्लॉयज के जो इनोवेटिव सजेशंस हैं, उसकी जो बहुत अच्छी थिंकिंग है, फ्यूचर को लेकर के उसके जो अजम्पशंस हैं, उस एम्प्लॉय के जो फ्यूचर को लेकर के प्रिडिक्शंस फोरकास्टिंग्स हैं, उसको भी हमको कभी कभी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके सजेशन में हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है वो ज्यादा अच्छे प्रिडिक्शन दे पाए, हो सकता है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे स्ट्रांग हो, तो वो अपने जो सजेशंस दे रहा है, तो उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, जब हम क्या बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, राइट। तो इसलिए लिखा हुआ है कि प्लानिंग हमेशा क्या प्रमोट करता है, अपने एम्प्लॉयज के इनोवेटिव आइडियाज। तो इसलिए प्लानिंग को हमेशा क्या बोला गया है कि प्लानिंग में हमेशा क्या रिक्वायर्ड होती है, हाई थिंकिंग। अपन फीचर में पढ़ के ही आए कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, राइट, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे नए मेथड्स, नए आइडियाज, नए प्रोसीजर्स, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमको मिल सकती है, किससे, हमारे एम्प्लॉय से। जब हम उसको चांस देंगे, एम्प्लॉय को बोलेंगे कि भाई आप सजेशन दो, एम्प्लॉय को बोलेंगे आप अपने आइडियाज दो, तो उस बेसिस पे जब वो अपने सजेशन और आइडियाज देगा, तो हो सकता है हमारी जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या मिल सकते हैं, उसके बेटर मेथड्स और बेटर आइडियाज, राइट। तो प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो मैनेजर को फोर्सफुली फोर्स करती है कि भाई आप बहुत अच्छे से सोचो, फ्यूचर का प्रिडिक्शन करो, फोरकास्टिंग करो, इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आओ, इनोवेटिव मेथड्स लेकर के आओ, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी को बढ़ाती भी है। जब हम एक एम्प्लॉय के आइडियाज लेंगे, एक एम्प्लॉय के हम लोग सजेशंस एंड फीडबैक्स लेंगे, तो वो उसका जो सोचने का तरीका है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा, वो और ज्यादा क्रिएटिव सोचेगा, और वो बहुत सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड रहेगा अपनी कंपनी और मैनेजर से कि भैया कंपनी मेरा सजेशन एक्सेप्ट करती है, कंपनी मेरे फीडबैक्स को लेती है, कंपनी मेरे आइडियाज को एक्सेप्ट करती है। तो इसके बेसिस पे हमारे एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी बढ़ेगा, प्लस हम उसके इनोवेटिव आइडिया को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे और एनकरेज करेंगे कि भाई और अच्छा सोच और अच्छे आइडियाज ला मार्केट से, जिससे हमारी प्लानिंग और ज्यादा स्ट्रांग बने, ताकि हम फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है, उसकी जो रिस्क है, उसको हम और क्या कर सके, रिड्यूस, राइट बेटा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, प्लानिंग फैसिलिटेट करता है हमारे डिसीजंस के बेसिस पे, क्योंकि प्लानिंग हमेशा हेल्प करता है मैनेजर्स को, ताकि वो वेरियस क्या ले सके, डिसीजंस। अब प्लानिंग हमारा गोल है, जो अपने बेसिस प्लानिंग के थ्रू हमने गोल सेट किया, वो भी एडवांस में, एंड प्रिडिक्शंस लगाए फ्यूचर के बारे में, और ये जो प्रिडिक्शंस एंड गोल्स हैं, इसके बेसिस पे मैनेजर डिसीजन कैसे लेगा, क्विकली, फास्ट डिसीजन लेगा। भाई अपन को गोल अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको प्लानिंग बनाई, अपन ने प्लानिंग के अंदर स्ट्रेटेजी लिखी हमने, तो उससे हम लोग बहुत जल्दी क्या ले सकते हैं, डिसीजंस, बहुत इजीली क्या ले सकते हैं, डिसीजंस। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं हमको फैसिलिटेट करेगा, हेल्प आउट करेगा क्विकली, एक्यूरेटली, एप्रोप्रिएटली डिसीजंस लेने में। इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग हमको क्या फैसिलिटेट कर रहा है, डिसीजंस लेने में, ठीक है बेटा। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस आपको दिया है प्लानिंग का,
कि जो प्लानिंग होती है वो स्टैंडर्ड बनाती है कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए। बहुत अच्छे से समझना कि प्लानिंग स्टैंडर्ड बना रही है, एक बेस बना रहा है, किसके लिए? हमारे मैनेजमेंट के लास्ट फंक्शन के लिए। और मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कौन सा है? हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन। अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस करा था कि मैनेजमेंट के मेजर 5 फंक्शन होते हैं और एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो 5 फंक्शन में से पहला फंक्शन हमने स्टार्ट करा, दैट इज अवर प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, जो सबसे लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, उसके लिए क्या बनाता है? स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कंट्रोलिंग फंक्शन में मैनेजर क्या करता है? इवेल्युएट, एनालाइज, है ना, ऑब्जर्वेशन। क्या एनालाइज करता है, क्या इवेल्युएट करता है? कि हमने जो प्लानिंग करी है और हमने जो एक्चुअल परफॉर्म किया है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डेविएशन है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन सबसे लास्ट में होता है। कंट्रोलिंग फंक्शन में हम लोग इवेल्युएट करते हैं, डेविएशंस निकालते हैं, डिफरेंसेस निकालते हैं। किसके बीच में बेटा? जो हमने एक्चुअल परफॉर्म करा है और जो हमने प्लानिंग करी है। तो जो हमने प्लान आउटपुट बनाया था, जो प्लानिंग में आउटपुट लिखा था, और जो हमने एक्चुअल परफॉर्म किया है, जो एक्चुअल आउटपुट निकाला है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस और डेविएशन हम कौन से फंक्शन में निकालते हैं? हमारा लास्ट फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन। तो अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन जो सबसे लास्ट है उसको अच्छे से परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमको प्लानिंग जो प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन है, उसमें हमको उसके लिए क्या बनाना पड़ेंगे? स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आई होप शायद समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड मतलब एक बेस। जैसे यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा आई थिंक, कि प्लांट आउटपुट हमने बनाया कि हमको एक हफ्ते में 100 यूनिट बनानी है, राइट? कि एक प्लांट आउटपुट है, एक हफ्ते में हमको 100 यूनिट बनानी है, राइट? और एक्चुअल आउटपुट जो एम्प्लॉय से बनाया है वो कितना बनाया है बेटा? 80 यूनिट्स, 80 यूनिट्स। ठीक है, प्लानिंग करी हमने 100 यूनिट की और एक्चुअल हमने जो परफॉर्म किया वो 80 करा। प्लानिंग करी थी भाई हर हफ्ते 100 यूनिट बनाएंगे, बट एक्चुअल जो एम्प्लॉयज ने काम करा और आउटपुट निकाला वो कितना निकाला? 80 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आपको अभी सिंपली विजिबल है, ये डिफरेंस आपने निकाला, ये आपने कैसे निकाला? एनालाइज करा कि बनानी 100 थी बट प्रोड्यूस कितनी करी? 80 यूनिट। तो यहां पे जो कंट्रोलिंग मैनेजर है सॉरी, कंट्रोलिंग मैनेजर उसके अगेंस्ट क्या लेगा? मेजर्स। क्यों मेजर? कि भाई मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की 100 यूनिट की डिमांड है, बट मार्केट में मैं अभी सिर्फ कितने पहुंचा पा रहा हूं? 80। मतलब 20 यूनिट मैं मार्केट में भी सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। और मार्केट में आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, मार्केट में डिमांड और सप्लाई पे काम चलता है। और जितनी डिमांड है अगर अपन ने फुलफिल नहीं करी तो कस्टमर फटाफट शिफ्ट हो जाता है किसके टूवर्ड्स? कॉम्पिटिटर के टूवर्ड्स। तो कॉम्पिटिटर के टूवर्ड्स अगर हमारा कस्टमर शिफ्ट हो गया तो डे बाय डे धीरे धीरे हमारी सेल्स कम हो जाएगी, धीरे धीरे सेल्स कम होगी तो धीरे धीरे प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो हमारे पास हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं आ पाएगा, हम किसी को रिटर्न नहीं दे पाएंगे, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाएंगे, और हमारी वर्किंग कैपिटल डे बाय डे कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे एसेट्स को बेचना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमको जो डेविएशंस आते हैं भले ही वो 20 यूनिट के हैं, ठीक है, उस पे अपन को फोकस करना पड़ता है। बट ये बात है कंट्रोलिंग फंक्शन की, जो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। तो कंट्रोलिंग में हमने जो 100 यूनिट बनाई वो प्लानिंग करी, तो उस प्लानिंग से कंपैरिजन किसको कर रहे हैं? हम एक्चुअल यूनिट को। तो अगर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे 100 यूनिट की, तो जब कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म होगा तो हमें उसको स्टैंडर्ड है ही, कोई बेस ही नहीं है। 80 बनाए तो कंपैरिजन किससे करोगे कि ज्यादा बनाए कि कम बनाए, प्रॉफिट ज्यादा हुआ कि कम हुआ, वो हम इवेल्युएट कर ही नहीं पाएंगे। सो दैट्स व्हाई यहां पे बोला गया है कि प्लानिंग हमेशा आपके लिए एस्टेब्लिश करता है क्या? स्टैंडर्ड्स, ताकि आप अपना कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सको? कंट्रोलिंग, राइट? तो अपन एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं। जैसे दैट इज यहां पे कंक्लूड किया गया है कि 100 यूनिट्स इज नॉट गिवन बाय द प्लानर्स। तो अगर आपके प्लानर्स ने आपको 100 यूनिट्स दी नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि 80 यूनिट्स जो आपने प्रोडक्शन करा है वो हमारे लिए सफिशिएंट है कि नहीं?
वही बात करी अपन ने। तो इसलिए क्या बोला गया कि ये एक बेस बनाता है, किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए, ताकि आप क्या कर सको? कंपैरिजन। ठीक है, जो आप किस में दिया हुआ आपको कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड्स, प्लानिंग फंक्शन में। तो प्लानिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जो आपके कंट्रोलिंग फंक्शन को कंप्लीट करेगा। और प्लानिंग फंक्शन ऐसा है जिसमें आप लोग बेस बनाते हो, स्टैंडर्ड्स बनाते हो, ताकि आप अपने कंट्रोलिंग फंक्शन को बहुत अच्छे एप्रोप्रिएट तरीके से परफॉर्म कर सको। राइट, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। एक बार मीनिंग पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। कंट्रोलिंग कंपैरिजन करता है प्लान और एक्चुअल आउटपुट के बीच में। तो प्लान मतलब प्लानिंग, एक्चुअल आउटपुट मतलब जो एक्चुअल परफॉर्म करा, दोनों के बीच में वेरिएशंस निकालता है। राइट, और क्या फाइंड आउट करता है? उसका रीजंस। और क्या फाइंड आउट करता है? उसके डेविएशंस, ताकि अपन उसके अगेंस्ट क्या ले सके? मेजर्स। और हम उसको फ्यूचर में क्या करके चल सके? मैच करके चल सके। ठीक है, ताकि फ्यूचर में प्लान आउटपुट अच्छे से हो सके और प्लान आउटपुट के बीच में, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस ना आए। और कंट्रोलिंग मैनेजर के पास अगर कोई बेस नहीं होगा तो वो कभी भी अपने एक्चुअल आउटपुट को एडिक्वेट तरीके से कंपेयर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए बेस बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। आई थिंक बेटा क्लियर होगा कि प्लान आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का कंपैरिजन करना है तो पहले प्लान आउटपुट बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी, तभी एक्चुअल आउटपुट को हम कंपेयर कर पाएंगे। और अगर हम अपनी प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग फंक्शन तो यूजलेस है, कंट्रोलिंग फंक्शन हो ही नहीं पाएगी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको इजीली दिया हुआ है कि प्लानिंग हमेशा क्या एस्टेब्लिश करता है? कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए एक बेसिस। तो इसलिए बोला गया है कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है, अगर आपको अच्छे से परफॉर्म करना है तो कंट्रोलिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को प्लानिंग अच्छे से करना पड़ेगी। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग बहुत सॉलिड है, राइट, तो प्लानिंग अगर बहुत अच्छे से बनी हुई है तो उसकी वजह से आप अपने कंट्रोलिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। राइट, एंड लास्ट इंपॉर्टेंस दिया है, इट फोकसेस एंड अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। प्लानिंग हमेशा आपको किसके टूवर्ड्स फोकस करवाएगा? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स, है ना, वही लिखा हुआ है। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग फंक्शन हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? हमारे ऑब्जेक्ट को सेट करने से, प्लानिंग प्रोसीजर मेथड्स को बनाने से, जो अपन लोग कहां सेट करते हैं? अपने प्लानिंग फंक्शन में। और प्लानिंग में ही अपन लोग उस ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकते हैं, प्लानिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। और एम्प्लॉय अगर प्लान को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएगा। सो प्लानिंग अपने एम्प्लॉयज के इवन डायरेक्शंस के एफर्ट्स को, एफिशिएंसी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? अचीव। तो प्लानिंग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को भी लीड करता है। तो अगर आप प्लानिंग प्रॉपर करोगे तो यूनिट ऑफ डायरेक्शन में सब काम करेंगे, एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, उनको डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। तो प्लानिंग हमको बहुत अप्रोप्रिएटली करना पड़ती है, तब जाकर के हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकती है? अचीव कर सकती है। तो कुछ फीचर्स पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंस पढ़े, मीनिंग पढ़ा एंड डेफिनेशंस देखी। प्लानिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, प्लीज प्लानिंग चैप्टर के लेक्चर्स मिस मत करना। जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राइट, आई होप शायद प्लानिंग का इंट्रोडक्शन, प्लानिंग चैप्टर का मीनिंग, प्लानिंग चैप्टर की डेफिनेशन, उसके फीचर्स एंड आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। प्लीज डोंट मिस द लेक्चर्स, बिकॉज हम बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं, बहुत क्विक तरीके से हम लोग चीजों, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली, बहुत अच्छे से आंसर्स प्रेजेंट कर पाए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एक्यूरेट कीवर्ड्स। राइट, तो प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्लानिंग, जिसमें हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। और लिमिटेशंस दो टाइप की होती है, इंटरनल लिमिटेशन एंड एक्सटर्नल लिमिटेशन। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे प्लानिंग की प्रोसेस, जो हमको बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है। राइट बेटा, जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।